चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है मशीन आर रेट। दो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए थे। एक तो रह गया था मशीन आर रेट और एक रह गया था ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। सर ये दो कॉन्सेप्ट हमारे बच गए थे, मशीन आर रेट और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। आज इन दोनों के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। आज इन दोनों के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मशीन आर रेट। मशीन आर रेट, मशीन आर रेट क्या मतलब है? कहता है इन मशीन डिपार्टमेंट द मेजोरिटी ऑफ ओवरहेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द मशीन। अब बेसिकली हम हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि देखो जो मशीन डिपार्टमेंट है, जहाँ पर सारी मशीनें काम कर रही है, जहाँ पर सारी मशीनें रखी हुई है, उस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो ओवरहेड होंगे वो मशीन से रिलेटेड होंगे। तो हमने क्या करा, अलग से मशीन के ओवरहेड की, मशीन से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड कॉस्ट थी, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई मशीन चलाने से लेकर उसको रिपेयर मेंटेनेंस से लेकर उस पर डेप्रिसिएशन लगने से लेकर जितने भी ओवरहेड कॉस्ट है रिलेटेड टू मशीनिंग डिपार्टमेंट, उस मशीन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड कॉस्ट है उसको हम ये देख रहे हैं कि 1 घंटा मशीन चलाने पे वो ओवरहेड कॉस्ट क्या आएगी। एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि भाई हमारे पास उस मशीन डिपार्टमेंट, जो हमारा मशीन डिपार्टमेंट है, जहाँ पर सारी मशीनें काम कर रही है, जहाँ पर मशीनों से काम किया जा रहा है, उस मशीन डिपार्टमेंट का ओवरहेड आ जाता है 2 लाख रुपये। जितनी भी मेरी ओवरहेड कॉस्ट है रिलेटेड टू द मशीन डिपार्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब 2 लाख रुपीज आए, अब मशीन चली कितने घंटे? तो उस 2 लाख में मशीन चली है सर 50,000 घंटे। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 घंटे में क्या कॉस्ट आएगी मशीन की? 1 घंटे में कॉस्ट क्या आएगी मशीन की? 1 घंटे में क्या कॉस्ट आएगी मशीन की? 4 रुपए आएगी। तो यही कह रहा है कि देखो, जो मशीन ओवरहेड है, जो मशीन आर रेट है, वो हमें ये बताता है कि भैया देखो, मशीन आर रेट हमें बताता है कि 1 घंटा मशीन चलने पर, 1 घंटा मशीन चलने पर मशीन डिपार्टमेंट में होने वाले ओवरहेड की क्या कॉस्ट आएगी। दोबारा बोलो, दोबारा बता रहा हूँ। मशीन आर रेट हमें क्या बताता है कि अगर 1 घंटा मशीन चलेगी तो मेरी 1 घंटा मशीन चलने पर मशीन डिपार्टमेंट में होने वाली कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी 1 घंटा मशीन चल। तो मैंने देखा भाई, मशीन डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आती है, जहां पर मशीन डिपार्टमेंट है वहां पर टोटल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए और 50,000 घंटे चली। इसका मतलब हर 1 घंटा मशीन चलाने पे 4 रुपए की ओवरहेड कॉस्ट आएगी। दैट इज कॉल्ड मशीन आर रेट। दैट इज कॉल्ड मशीन आर रेट। जिससे हम इस रेट के बेसिस पर रिकवर करेंगे। इसको रिकवरी रेट भी आप कह सकते हैं, इसको रिकवरी रेट भी कह सकते हैं। बट जब वहां पर हम मशीन आर रेट पढ़ते थे, मशीन आर, जब हमने पहले भी मशीन आर रेट पढ़ा हुआ है, मशीन आर रेट के बेसिस पर, मशीन आर के बेसिस पर रिकवरी ओवरहेड में भी पढ़ा था। तो वो वाला क्या है, वो ओवरऑल ओवरहेड को मशीन आर के बेसिस पर चार्ज करना। ओवरहेड ओवरऑल की बात हो रही है वहां पर, वहां पर ओवरऑल ओवरहेड की बात हो रही है। और यहाँ पर, वहां पर ओवरऑल, ओवरऑल ओवरहेड की बात हो रही है और यहाँ पर सिर्फ मशीन ओवरहेड की बात हो रही है। मशीन से रिलेटेड, देखिए ओवरहेड सिर्फ मशीन से रिलेटेड नहीं होते, कई सारे चीज़ों से रिलेटेड भी ओवरहेड होते हैं। तो वो कह रहा है कि जब हम ओवरहेड रिकवरी रेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम टोटल ओवरहेड ले रहे थे कंपनी के। ठीक है, बट जब हम मशीन आर रेट स्पेशली पढ़ते हैं तो यहाँ से मशीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड लिया जाता है। तो उस वाले मशीन आर रेट में रिकवरी रेट के और इस वाले मशीन आर रेट में ये डिफरेंस है। वहाँ पर ओवरहेड टोटल लिया जाता है और यहाँ पर इस सिर्फ सिंगल इस मशीन डिपार्टमेंट की ओवरहेड की बात हो रही है कि एक मशीन डिपार्टमेंट है, उसके ओवरहेड की कॉस्ट हम कैसे चार्ज करेंगे मशीन चलने पर, हर घंटे पे 4 रुपये चार्ज करेंगे। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? तो वो कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप टोटल ओवरहेड लेंगे रिलेटेड टू दैट मशीन डिपार्टमेंट, उस मशीन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड ले लेना
और टोटल ओवरहेड लेने के बाद आपके पास जो भी मशीन आर होंगे, जितने घंटे मशीन चली होगी उससे डिवाइड कर देना। जैसे हमने ये करा, 2 लाख रुपए मेरा उस मशीन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है, 50,000 घंटे मशीन चली, 1 घंटे मशीन चलने का जो रेट है, कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट, वो 4 रुपए है। अब सर कहानी ये आती है, ये टोटल ओवरहेड निकालेंगे कैसे? उस मशीन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कैसे निकाला जाए? तो लिखा है इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मशीन आर रेट। अगर मशीन आर रेट निकालना चाहते हो तो एक स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। तो हम ओवरहेड मशीन आर रेट के लिए आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी ओवरहेड की कैलकुलेशन करने के लिए, जिसमें हम टोटल ओवरहेड निकाल पाए। वो स्टेटमेंट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। वो स्टेटमेंट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा और कहीं-कहीं जगह पर इसको 3 कैटेगरी में बाँटते हैं। पहला आ गया स्टैंडिंग, दूसरा आ गया रनिंग। पहला आ गया स्टैंडिंग, रनिंग, और एक आता है सेमी वेरिएबल। एक क्या आता है दोस्त? सेमी वेरिएबल भी आता है। स्टैंडिंग, रनिंग और सेमी वेरिएबल। देखिए स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं? फिक्स चार्जेस होते हैं, जो मशीन के चलने पर या ना चलने पे उन पे कोई बदलाव नहीं आता। मशीन चले या ना चले, इस चार्जेस तो आएंगे ही आएंगे। दैट्स कॉल्ड स्टैंडिंग चार्ज। और ऐसे चार्जेस जो मशीन के चलने पर हो रहे हैं, मशीन चलेगी तो ये चार्जेस इंकर्ड होंगे, मशीन नहीं चलेगी तो ये चार्जेस इंकर्ड नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड रनिंग चार्जेस, वेरिएबल एक्सपेंस किसे कहते हैं। तो हमारे मशीन आर रेट निकालने के लिए हमें टोटल ओवरहेड चाहिए उस डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, एक है स्टैंडिंग चार्जेस, एक है रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड, रनिंग मतलब वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सर, स्टैंडिंग चार्ज के बारे में यहाँ पर मैंने लिखवाया कि इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंस विच नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रनिंग ऑफ अ मशीन। मशीन के चलने पर ये खर्चे नहीं होंगे, मशीन चले या ना चले कोई रिलेट नहीं करता, मशीन पे चलने पर ये खर्चा आएगा ही आएगा। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, जैसे कि सुपरवाइजर सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन, लाइटिंग एंड डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेप्रीशिएशन दोस्तों फिक्स्ड भी होता है और डेप्रीशिएशन दोस्तों रनिंग भी होता है, वेरिएबल भी होता है। डेप्रीशिएशन को फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कहते हैं। सर कैसे? मुझे एक बात बताओ, आप कोई मशीन खरीदोगे और वो मशीन खरीदने पर आपने कोई मशीन खरीदी, अब उसको कोई यूज नहीं करा, क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? लगेगा। टाइम के साथ साथ डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो। और सर अगर आपने यूज करी तो यूज करने पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एसेट एक ऐसी चीज है, नहीं यूज करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, यूज करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप डेप्रिसिएशन को स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस दोनों में डाल सकते हैं। मेजरली ये स्टैंडिंग चार्जेस में जाता है, मेजरली ये स्टैंडिंग चार्जेस में जाता है, पर कई बार किसी क्वेश्चन के अंदर इसको रनिंग में डाल देगा तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग में डालूं या रनिंग में डालूं। भाई दोनों में आ सकता है, ये दोनों में आ सकता है, पर 90% केस के अंदर इसको स्टैंडिंग में ही रखते हैं। पर कुछ परसेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको रनिंग पे दिखेगा। वो रनिंग पे इसलिए दिखेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेरिएबल नेचर का पार्ट कर रहा होगा, यूज करने की वजह से वो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स भी है और रनिंग भी है। समझ में आ गया नहीं आया? पॉइंट क्लियर है? तो सर हमने अपने सारे खर्चों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, ओवरहेड को, स्टैंडिंग और रनिंग। रनिंग क्या होते हैं? वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली मशीन के चलने पर आते हैं। जैसे कि जितना मशीन चलाओगे उतना डेप्रिसिएशन लगेगा, जितना मशीन चलाओगे उतना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, उतने पावर लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उतना केमिकल, ऑयल, ये सब वाटर वगैरह, फ्यूल वगैरह लगता है। ये सब क्या है? रनिंग चार्जेस है, जिसको हम वेरिएबल चार्जेस कहते हैं। तो बेसिकली अब करना क्या है? टोटल ओवरहेड लेना है, स्टैंडिंग और रनिंग बांटना है, टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है इफेक्टिव मशीन आर से। मशीन आर से डिवाइड करोगे तो आपका 1 घंटे का रेट निकल आएगा, 1 घंटे का रेट निकल आएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखते हैं सर, होता यह है कि ये 2 नोट लिखे हुए जो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इसको फॉलो करता है, कभी कभी नहीं करता, क्योंकि इंस्टीट्यूट की अपनी मर्जी है, कभी फॉलो कर रहा है कभी नहीं कर रहा। क्या कहता है ये? वो कहता है दोस्तों कि जब हम स्टैंडिंग चार्जेस का करेंगे तो स्टैंडिंग चार्जेस में होगा ये कि हम स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल करेंगे और उसका एक सिंगल रेट निकालेंगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस हमने लिए, जितने भी फिक्स चार्जेस हमने लिखा, हम हर एक का पर यूनिट निकालेंगे, पर आर के बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं होगी। स्टैंडिंग चार्जेस का पहले टोटल कर दो और टोटल करने के बाद उसको टोटल आर से डिवाइड कर देना, तो स्टैंडिंग चार्जेस के लिए एक सिंगल रेट, सेपरेट रेट निकाला जाएगा।
जब भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टैंडिंग चार्जेस का एक सेपरेट रेट निकाला जाएगा, क्योंकि वो यूनिट आवर्स के बढ़ने या घटने पर कम नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। इसलिए सभी के लिए एक सिंगल रेट कैलकुलेट कर लो, बेस्ट रहेगा। अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो वो भी एंड में वही निकल कर आना है आंसर, पर हमें इंस्टीट्यूट कहता है कि स्टैंडिंग चार्जेस का एक सिंगल रेट आप कैलकुलेट कर देना। अब जो रनिंग चार्जेस होगा उसका पहले टोटल करके डिवाइड नहीं करोगे, हर एक का रेट निकालेंगे, सेपरेट रेट फॉर सेपरेट रनिंग एक्सपेंसेस। A separate rate is computed for each running expenses. A single rate is computed for all standing expenses. तो जितने भी स्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनका सिंगल रेट निकाला जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, एक बार इधर देख लो। निकालेंगे कैसे, एक बार इधर देख लो। अगर आप इधर ध्यान दो तो मैंने यहाँ पर जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस सारे लिख लिए। कैसे? मैंने फैक्ट्री का रेंट लिखा, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा, मैंने सुपरवाइजिंग सैलरी और लाइटिंग लिख दिया, और डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन में डाल दिया। ठीक है, या तो डेप्रिसिएशन रनिंग में आएगा या स्टैंडिंग में आएगा। सर ऐसा नहीं कर सकते आप, दोनों में डाल सकते हो। ठीक है ना, या तो उसको स्टैंडिंग में डालोगे या रनिंग में डालोगे, ऐसा नहीं कि ऊपर भी डाल दिया नीचे भी डाल दिया, गलत हो जाएगा। देखिए अब मैं क्या कह रहा था कि सिंगल रेट निकालना है। मैं क्या कह रहा था, जो भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस होंगे उनका आप यहाँ पर टोटल करोगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है। आर्स के बढ़ने घटने पर कम नहीं होते, आर्स के बढ़ने पर नहीं कैलकुलेट किए जाते, या आर्स की वजह से ही कैलकुलेट नहीं होंगे। जितने घंटे मशीन चलेगी उसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं होंगे। मशीन चले ना चले ये तो आएंगे ही आएंगे। जो रनिंग होता है वो हर मशीन के चलने पर, मशीन 10 घंटे चलेगी तो उसके हिसाब से आएगी रनिंग कॉस्ट, मशीन 10,000 घंटे चलेगी तो उसके हिसाब से रनिंग कॉस्ट आएगी। इसलिए उसमें हर रनिंग एक्सपेंस का सिंगल रेट निकाला जाता है। करना क्या है, लेट सपोज कि मान लो यहाँ पर आपको 1 लाख दे रखा है, यहाँ पर आपको 1 लाख, यहाँ 2 लाख और यहाँ पर 3 लाख दे दिया। 3 2 5 6 और 7, ये टोटल हो गया 7 लाख। और अभी मशीन चली है 7,000 घंटे, ये चली है मशीन 7,000 घंटे। तो करना क्या है, आपको क्या करना है, इन सबके स्टैंडिंग का टोटल करना है। टोटल करने के बाद ये देखना है कि मशीन कितने घंटे चली है। हमने कहा 7,000 घंटे चली है, तो 7 लाख को 7,000 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपये का रेट निकल आएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं सिंगल रेट, हमने निकाला सारे स्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको सिंगल रेट ना निकाल के इसके सेपरेट रेट निकालूं, कैसे? 1 लाख को 7,000 से डिवाइड करूं, 1 लाख को 7,000 से डिवाइड करूं, इसी तरीके से 2 लाख को 7,000 से डिवाइड करूं। देखो करके दिखाता हूँ। 1 लाख को जब 7,000 से डिवाइड करा, ये आ गया 14.28, फिर से आ गया 14.28। 2 लाख को 7,000 से डिवाइड करा, ये आ गया 28.57, और 3 लाख को 7,000 से डिवाइड करा, ये आ गया 42.85। अब मैं इसको सबको जोड़ता हूँ, 14.28, 14.28, 28.57, 42.85, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ही आ गया। सर आप चाहे इंडिविजुअल निकाल लो, इंडिविजुअल रेट निकाल लो। इंडिविजुअल रेट में क्या करते हैं, हर एक अमाउंट को आर से डिवाइड करेंगे, तो इंडिविजुअल रेट कहते हैं। या तो आप इंडिविजुअल रेट निकाल लो या टोटल निकाल लो, आंसर तो सेम आएगा। बट दिस इज द प्रोसीजर जो इंस्टीट्यूट ने हमें बताया हुआ है कि भैया देखो प्रोसीजर जो हम बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। भले ही आप इंडिविजुअल रेट निकालोगे तो सेम आएगा, पर फिक्स चार्जेस के कभी भी इंडिविजुअल रेट नहीं निकालते, पर यूनिट पे कैलकुलेट नहीं करा जाता फिक्स को, टोटल पे कैलकुलेट। इसलिए हमने क्या करा, पहले टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया टोटल आर से, और आपके पास एक सिंगल रेट आ गया सारे स्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए सर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रनिंग के लेंगे। अब जितने भी मेरे रनिंग एक्सपेंस है उसकी कॉस्ट ली जाएगी और डिवाइड बाय 7,000 किया जाएगा, मतलब आर। फिर जाके रेट लिखा जाएगा। ये नहीं कि पहले मैं सारी कॉस्ट लिख दूं फिर टोटल कर दूं फिर एक साथ डिवाइड कर दूं, नहीं। कहता रनिंग के लिए आपको सेपरेट रेट निकालना पड़ेगा हर एक एक्सपेंस का। तो सेपरेट रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पहले कॉस्ट लिख लो उसकी और डिवाइड बाय 7,000, कॉस्ट डिवाइड बाय 7,000, सबकी कॉस्ट लिखेंगे डिवाइड बाय 7 करते जाएंगे, सेपरेट रेट निकलता चला जाएगा, और ये रेट और ये सारे अलग अलग रेट जोड़कर आपका आ जाएगा मशीन। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है किसी को? इस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है। ये है सर मशीन आर रेट। इसके बाद क्या आता है सर, इफेक्टिव रेट भी निकालो, क्योंकि सर यहाँ पर जो आप मेन फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो मेन फॉर्मूले में हमने क्या करा था, मेन फॉर्मूले के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि मशीन आर रेट निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल ओवरहेड। हमने टोटल ओवरहेड निकाल लिया। टोटल ओवरहेड कैसे निकालते थे, स्टैंडिंग और फिक्स्ड।
सॉरी स्टैंडिंग और रनिंग, स्टैंडिंग का सिंगल रेट और रनिंग का सेपरेट रेट निकाल के टोटल ओवरहेड हमारा आ गया। तो टोटल ओवरहेड आने के लिए आपके पास सॉरी टोटल ओवरहेड निकालने के बाद हमें उसको डिवाइड करना होता था मशीन आर से। अब जो मशीन आर है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ आप सुन लो। यहाँ पर आपको सिर्फ मशीन आर नहीं लेना, यहाँ पर इफेक्टिव मशीन आर लेना है। तो वो कह रहा है इफेक्टिव की अलग डेफिनेशन, इफेक्टिव की डेफिनेशन अलग है। कहता है ऐसे मशीन आर जो प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव मशीन आर को इफेक्टिव नहीं कहा। जो मशीन आर प्रोडक्टिव नेचर की होती है उसको इफेक्टिव कहा। कहता है टोटल मशीन आर अवेलेबल, ये रहा सर टोटल मशीन आर अवेलेबल। लेट सपोज कि मशीन ने 5000 घंटे काम किए और उस 5000 घंटे में नॉर्मल टाइम कितना था। नॉर्मल टाइम मतलब कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को मशीन को सुबह आएंगे फैक्ट्री में वर्कर आएंगे तो मशीन चलाने में सेटअप करने में समय लगता है। तो ऐसे नहीं कि आया बटन दबाया मशीन चालू हो गई प्रोडक्शन चालू हो गया, नहीं। तो पहले सेटअप करना पड़ेगा, आज की प्रोडक्शन के हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो 100 घंटे हमारे टोटल बर्बाद हो गए मशीन को सेटअप करने पे रोजाना आने के। ये एक महीने में 5000 घंटे मशीन चलाई, या ऐसा समझ लो एक साल में 5000 घंटे मशीन चलाई और उस एक साल में हमने 100 घंटे वेस्ट किए उसको सेटअप करने में। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमें उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना था, तो हमने कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कराया 200 घंटे का। तो भैया इन घंटों में तो कोई प्रोडक्शन हुई नहीं। अब जिन घंटों में प्रोडक्शन नहीं हुई उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आइडल टाइम कहेंगे, उसको हटा देंगे। तो 5000 घंटे मशीन चली जिसमें से 300 घंटे में कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, तो बाकी बचा हुआ 4700 घंटे आपका इफेक्टिव मशीन आर। इफेक्टिव मशीन आर का मतलब क्या होता है सर? इफेक्टिव मशीन आर का मतलब होता है कि हमने एक्चुअली में उस घंटे में जितने घंटे मशीन चली उसमें एक्चुअली में प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्शन हुई हो, कोई खाली नहीं बैठी थी। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है सर। अब देखिए इसके भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी चीज़ समझ में आती है। बट बट पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। ये तो मैंने आपको एक बार कंसेप्चुअली करा दिया है। अभी मैं आपको पहले एक दूसरा कंसेप्ट और सिखा दूँ, फिर हम एक बार ही इसके यहाँ पर क्वेश्चन कर लें। चेक करा ही देते क्वेश्चन। एक मिनट। आइए दोस्तों, मॉड्यूल से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कह रहा है फ्रॉम द डिटेल फर्निश बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कंप्रीहेंसिव मशीन आर रेट। आपको कंप्रीहेंसिव मशीन आर रेट निकालना है। कहता है ओरिजिनली परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदी है 6,48,000 की, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाना है, 10% लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, सीधा सीधा फ्लैट। ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ इज 200 आवर। नॉर्मली 200 घंटे काम होता है।
द मशीन वर्क फॉर ओनली 75% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। ऐसे तो नॉर्मली 200 घंटे काम कर होता है मशीन का, पर मशीन ने सिर्फ 75% अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के अनुसार काम किया, सिर्फ 75% काम का। उसके बाद मशीन मैन कौन होते हैं? वो पर्सन जो मशीन चलाते हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई 400 रुपये दिन के हिसाब से देंगे, जितनी मशीन चलाओगे उतने हिसाब से कॉस्ट आएगी। मतलब ये क्या है सर मेरे लिए? वेरिएबल नेचर का होगा। ये क्या है मेरे लिए? वेरिएबल नेचर का होगा, राइट। वेजेस टू हेल्पर, जो मशीन को अटेंडेंट करता है, मशीन मतलब मशीन के लिए जो हेल्पर है, जो एक कारीगर हो गया, एक हेल्पर हो गया उसका, वो का हेल्पर की सैलरी है 275 रुपये पर डे। 8 घंटे मशीन चलाता है ये एक दिन में। पावर कॉस्ट फॉर द मंथ एट द टाइम वर्क फॉर द मंथ, पावर कॉस्ट फॉर द मंथ फॉर द टाइम वर्क 65,000 का। सुपरवाइजर चार्जेस दे रखा है 18,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग दे रखा है 9,500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है, जिसके अंदर इंक्लूड है कंज्यूमेबल स्टोर पर मंथ 75,500 रुपये, 17,500 रुपये। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग भी दे रखा है 18,250 एंड अदर जनरल एक्सपेंस पर एनम भी दे रखा है 17,500 रुपये। अब ये कुछ कॉस्ट आपको गिवन है। द वर्कर आर पेड अ फिक्स्ड डीएनएस अलाउंस फॉर ₹4575। तो एक वर्कर है, जो वर्कर्स है उनको हम डीएनएस अलाउंस भी देते हैं 4,575 रुपये पर मंथ का। प्रोडक्शन बोनस पेबल टू वर्कर इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इज इक्वल टू, फिर बोनस भी दिया जाता है वर्कर को, जो कि बेसिक वेजेस एंड डीए, क्या लिखा है? बेसिक वेजेस एंड डीए दोनों को जोड़कर उसका 33.33% के हिसाब से बोनस भी दिया जाता है। एड टू 10% द बेसिक वेजेस, एड 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। फिर से कह रहा है कि आप यहाँ पर 10% जोड़ो, किसका? बेसिक और डीए अगेंस्ट लीव वेजेस एंड हॉलीडे विद लीव इनकैशमेंट कहते हैं इसको। इस दिन हम छुट्टी लेते हैं, छुट्टी के भी हमें पैसे मिलते हैं, लीव इनकैशमेंट। विथ पे टू अराइव एट अ कंप्रिहेंसिव लेबर वेजेस फॉर डेबिट टू द प्रोडक्शन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था सर, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में, 2023 में 2 बार आया है। आइए सर, करना कैसे? सबसे पहले तो आप ये निकालो, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है, मशीन आवर रेट कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर। अब इसमें बनेंगे कितने? 2 ही कॉलम बनेंगे। एक बनेगा रेट का कॉलम, एक बनेगा अमाउंट का कॉलम। भले ही दोस्तों आज की क्लास में मशीन आर रेट ही करे, तो मशीन आर रेट आपको अच्छे से आना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, ओवर एंड अंडर ऑप्शन कल कर लेंगे, उसके कल क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज मैं सिर्फ मशीन आर रेट ही करा रहा हूँ। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। आपको ज़्यादातर डाटा पर मंथ पे दिया हुआ है, तो पर मंथ लिख दो अमाउंट का, और रेट आपके पास आएगा पर आर। रेट आपके पास पर आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। कॉपी कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और करा लेंगे। सबसे पहले लिखोगे फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले क्या लिखोगे? फिक्स्ड कॉस्ट लिखोगे। फिक्स कॉस्ट के अंदर जो अमाउंट आपको डायरेक्टली दे रखी है वो डाल दो, जो आपको लगता है फ्लैट अमाउंट है वो सारा का सारा फिक्स्ड है। जैसे कि क्या क्या आपसे यहाँ से आ जाता है आपके पास सुपरवाइजर सैलरी। देखो पावर के बारे में कह रहा है, जो पावर कॉस्ट है वो मंथ की है, और टाइम वर्क जितने घंटे मशीन चलेगी उस हिसाब से पावर की कॉस्ट आएगी। मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, जब मैं आपको रनिंग चार्जेस पढ़ा रहा था, उसके अंदर मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था। जो पावर हमारे पास है वो हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। पावर जो होती है वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होती है। दिखा देते हैं, हाँ डाला हुआ है, पावर केमिकल रिपेयर मेंटेनेंस, है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो पावर हमारे लिए वेरिएबल होगा, क्योंकि जितने घंटे मशीन चलेगी उस हिसाब से पावर कंज्यूम होती है। तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा? सुपरवाइजर चार्जेस को, सुपरवाइजर सैलरी जो भी है।
सुपरवाइजर पहले स्टैंडिंग का टोटल करूंगा, फिर एक सिंगल रेट निकालूंगा। सुपरवाइजर चार्जेस 18,000 रुपये, साथ साथ करेंगे मेरे। 18,000 रुपये सुपरवाइजर चार्ज। अगला है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, 9,500। 9,500। इसके बाद कह रहा है आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये वेरिएबल नेचर का पार्ट है। पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ ही होते हैं जो वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस वेरिएबल है, तो अगला आ जाता है इंश्योरेंस एंड प्लांट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग आपको आ रखा है 18,250। 18,200। इसके बाद अदर जनरल एक्सपेंस पर एनम, अदर, ओ जनरल एक्सपेंस एक बार चेंज करना, 18,250 में लिखना। सर मैं पर महीने का निकाल रहा हूँ, पर महीने का निकाल रहा हूँ। देखो ये मंथ का है, ये मंथ का है, ये ईयर का दे रखा है, ये भी ईयर का दे रखा है। दोनों को 12 से डिवाइड करूंगा। 18,250 डिवाइडेड बाई 12, और 17,250 है यहाँ पर। 17,500 है डिवाइड बाई 12। सर वो मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, डिवाइड बाई 12 करेंगे। 18,250 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आ जाएगा 1521, अप्रॉक्सीमेटली 1521 आ रहा है। 17,500 डिवाइड बाई 12 करा, इधर आ गया 1458, 1458, 8.3 आ रहा है, तो 8 ही कर देता। ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पर डेप्रीशिएशन। देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से बताता है कि कब रनिंग होगा, कब तो क्वेश्चन पढ़कर ही आएगा। आप यहीं से अलग से एज्यूम नहीं कर सकते कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड ही होगा। क्वेश्चन में एक हिंट आपको देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे सीधा 10% लगाओ, इसका मतलब डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। आप मशीन चलाओ ना चलाओ, आप ऐसा समझो मैं मशीन चलाऊं या ना चलाऊं, जो भी मेरी ओरिजिनल कॉस्ट में मुझे 10% डेप्रिसिएशन देना ही देना है। तो उससे क्या समझ में आता है हमें कि तुम मशीन चलाओ या मत चलाओ, आपको 10% फिक्स्ड डेप्रिसिएशन पे करना है ओरिजिनल कॉस्ट पर। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेरे को कितना दे रखा है सर, अगर आप इधर देखेंगे तो डेप्रिसिएशन की ओरिजिनल कॉस्ट है 6,48,000। तो 6,48,000 का पहले निकालूंगा 10%। ठीक है, ये आ गया 10%, और ये आ गया मेरा डेप्रिसिएशन। इसको डिवाइड करूंगा 12 से और महीने का आ जाएगा। तो 6,48,000 का 10% आया 64, डिवाइड बाई 12 कर दिया, 5,400 का डेप्रिसिएशन आपके पास। कितने का आ गया, 5,400 का। अब मेरे पे और कोई चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, और इसको डिवाइड करूंगा इफेक्टिव मशीन आर रेट से, और इसका एक सिंगल रेट निकालूंगा इफेक्टिव मशीन आर। 18,9500, 1521 प्लस 1458 प्लस 5400, क्या आ गया सर, 35,879 पॉइंट में कुछ आ रहा था, तो 880 कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा सर क्या, मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा इफेक्टिव मशीन आर। भैया कितने घंटे मशीन चली, इफेक्टिव मशीन आर। एक काम करो 79 लिखो, हाँ है वही आ जाए। ठीक है सर। अब जरा मुझे बताइए कि देखिए जैसे वैसे तो नॉर्मली 200 घंटे मशीन चलती है, तो कैलकुलेट करना होगा मुझे इफेक्टिव मशीन आर। वर्किंग नोट बना लेता हूँ। कैलकुलेटिंग इफेक्टिव मशीन आर। भाई नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है मशीन की, नॉर्मल, सर नॉर्मली मशीन वर्किंग आवर है 200 घंटे का, पर भाई मशीन 75% ही अपनी कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर 200 घंटे का है। ओनली
75% कैपेसिटी यूज्ड। एक्चुअल मशीन आर कितना हो गया? 200 घंटे का 75%, 150 आर। हमने कहा इफेक्टिव मशीन आवर हमारा है 200 150 आर। इस हिसाब से आपका जो रेट निकल गया वो निकल गया 239.19। ये आपका इफेक्टिव मशीन आवर, इफेक्टिव मशीन आवर। बताइए सर, यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए, यहाँ पर आपके पास आ गया ये। इसके बाद अब यहाँ से जोड़ेंगे आप क्या? रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस में सबसे पहले आ जाएगा पावर, फिर आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पावर के बारे में हमसे कह रहा था कि देखो पावर जो है वो आती है 65,000 रुपये की कॉस्ट आती है पावर की। कितने की कॉस्ट आती है? 65,000 की। मैं यहाँ लिख दूंगा 65,000, और 65,000 की कॉस्ट है। 150 घंटे की कितनी हो गई? 65,000 डिवाइड बाई 150, तो पर का रेट निकल जाएगा सर 44। 65,000 डिवाइड बाई 150 आएगा 433.33। समझ में आ रहा है? मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी हमारा वेरिएबल नेचर का पार्ट होता है उसकी हम सिंगल रेट ना निकालते हुए सेपरेट अलग अलग रेट निकालेंगे। तो पावर आपके 65,000 डिवाइडेड बाई 150 घंटा अपने आप ऑटोमेटिकली आता चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको दे रखा है कितना जी? 17,500। 17,500 की रिटेन मेंटेनेंस है। ठीक है, अब डिवाइडेड करूंगा सीधा 150 से। 17,500 150 से डिवाइड करूंगा, 116.67 आ गया। 116.67 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं, यह आ गया सर 116.67। इसके बाद अब मुझे दो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। एक तो ये वेजिस टू मशीन मैन और वेजिस टू हेल्पर। वेजिस टू मशीन मैन और वेजिस टू हेल्पर। वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 क्या आता? वर्किंग नोट नंबर 1 से, और वर्किंग नोट नंबर, लो सर, क्योंकि इधर हमें इनको क्या क्या दे रहे हैं? हम इनको बोनस भी दे रहे हैं, हम इनको बोनस भी दे रहे हैं, हम इनको डीएनएस अलाउंस भी दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं ना, इसलिए इनका अलग से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वेजिस टू मशीन मैन, जो कारीगर है मशीन मैन। सबसे पहले तो हम उसको देते हैं 400 रुपये। 400 रुपये देते हैं एक दिन का। एक दिन में यूज करता है वो 8 घंटे। अब मैंने उसने टोटल जो हमारा काम है, टोटल जो बेसिकली पूरे महीने में कितने दिन होते हैं यहाँ दे रखा है? मंथ। पूरे महीने में कितने दिन है? या एक काम करो, इसका पर डे का निकालो, क्योंकि डेज तो दे नहीं रखा। तो हमने कहा भाई देखो, सबसे पहले निकालेंगे वेजिस पर आवर। वेजिस पर आवर, तो हमने कहा भाई देखो इसकी वेजिस है 400 रुपये है एक दिन की वेजिस, और एक दिन में ये 8 घंटे काम करता है। इसका मतलब 50 रुपये की वेजिस है पर आवर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब सर इसका बेसिक वेजिस कितनी होगी? सर इसकी बेसिक वेजिस होगी, देखो 200 घंटे हमारा आएगा। अब स्टूडेंट कहेंगे सर 200 नहीं 150 आएगा। नहीं, आपने कम कैपेसिटी में यूज करा, हम तो उसको पर डे के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं ना। लेट्स सपोज एक वर्कर आता है, 8 घंटे वो काम कर सकता है नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। देखो भाई 200 घंटे कैसा आया होगा? 200 डिवाइड बाई 8 घंटे का एक दिन, तो 25 दिन हुए होंगे भाई। 200 घंटे है पूरे महीने के, और एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, तो 25 दिन के हिसाब से काम हो रहा होगा, 25 दिन के अनुसार। अब मुझे एक बात बताओ, 25 दिन के अनुसार काम हो रहा है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, सीधा सीधा आप कहो कि भाई
बेसिक वेजेस कितनी आएगी? 400 रुपये दे रहा हूँ एक दिन के पर डे, और मल्टीप्लाई पूरे महीने में कितने दिन है? 25 दिन है सर। कितने दिन है? 25 दिन। सीधा सीधा आ जाएगा। भाई देखो, आप उससे काम नहीं करा रहे, ये आपकी मिस्टेक है, पर हमें तो उसको प्रॉपरली पूरे दिन का वेजेस 400 रुपये देना है। अगर मैं उसको दिन पे बुला रहा हूँ तो मुझे तो 400 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अब तुम मुझसे 8 में से 7 घंटे करवाओ या 6 घंटे करवाओ, ये तुम्हारी वेस्ट है। तुम अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहे, पर देना तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा ना। तो 400 रुपये एक दिन का, तो 25 दिन वो काम करना है, तो 10,000 रुपये तो उसकी ये वेजेस बनती है। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? ये 25 दिन कैसा आया, इधर साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, 200 घंटे हैं और एक दिन में 8 घंटे यूज कर रहे हैं। हमारे पास 200 घंटे हैं टोटल पूरे महीने में, 200 घंटे पर मंथ है, एक दिन में 8 घंटे यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब 25 दिन में लगेंगे इस 200 घंटे को पूरा करने के लिए, राइट? 25 दिन। ठीक है, बेसिक वेजेस। अब यहाँ पर ऐड करूंगा डीएनएस अलाउंस, डीए। तो डीए के बारे में क्या कह रहा था हूँ? तो डीएनएस अलाउंस के बारे में कह रहा है 4,575 रुपये का डीए देंगे। सीधी सीधी कहानी ये हो गई, 4,575 रुपये का ये डीए दे देंगे। तो ये हो जाएगा 14,575 बेसिक प्लस डीए। ये क्या आ जाएगा? बेसिक प्लस डीए, क्योंकि इसी के बेस पर बोनस दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हम इसको ऐड करेंगे 10% अगेंस्ट द हॉलीडे लीव इनकैशमेंट, और बोनस भी देंगे। दो चीज़ हो रही है यहाँ पर, एक तो हमें लीव वेजेस एंड हॉलीडे वेजेस मिला, इसको लीव इनकैशमेंट बोल रहा हूँ मैं इन शॉर्ट, एंड बोनस दिया जाएगा जो कि 33.33% है। तो सर बोनस दे दो एट द रेट 33.33% ऑफ 14,575 रुपये का, 14,575 का 33.333 एंड तक ले जाना बिल्कुल कैलकुलेटर के, एंड देन परसेंट दबाना। आपका आ जाएगा बोनस 4,858.33। अब यहाँ पर सर लीव इनकैशमेंट भी है, मतलब छुट्टी के भी हम पैसे दे रहे हैं एट द रेट 10%, फिर से बेसिक प्लस ईए का 14,575 का, 14,575 का 10%, क्या जाएगा 1,457.5। क्या आ गए सर टोटल? 4,858.33, 1,457.5। सर इसकी जो टोटल वेजेस है जो हम पे कर रहे हैं वो है 20,891 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट, 20,891। ये इधर है 20,891। अब इसको मैं 150 से डिवाइड कर दूंगा, 28,891। अब 150 तो इफेक्टिव है ना, मशीन तो देखो इतनी चली, हमारी इतनी कॉस्ट बियर हुई 150 घंटे मशीन चलाने की, तो एक घंटे मशीन चलाने पे क्या आएगी? 20,891 डिवाइड बाई 150, क्या जाएगा 139.273। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? बस जैसे आपने ये करा वैसे ही आपका अब अगला पार्ट होगा। वर्किंग नोट नंबर अपना आ जाएगा अगला। वर्किंग नोट नंबर आ जाएगा और वेजेस टू मशीन वैन की जगह वेजेस टू हेल्पर आ जाएगा। सर हेल्पर को हम एक दिन के 275 रुपये दे रहे हैं, 275 रुपये पर डे, 275 रुपये एक दिन के दे रहे हैं, और पूरे महीने में हमने 25 दिन काम करवाया, 275 मल्टीप्लाई 25 के हिसाब से 6,875 रुपये। और सर डीएनएस अलाउंस कितना दिया जा रहा है? तो अभी डीएनएस अलाउंस 4,575 दिया जाएगा। भाई दोनों को डीएनएस अलाउंस सेम ही दिया जाएगा, ठीक है ना? के लिए अलग उसके लिए अलग थोड़ी है, दोनों के लिए सेम है। तो डीएनएस प्लस डीए कितना हो गया? 4,575, 6,875 प्लस 4,575, क्या जाएगा 11,450। अब इसी का 11,450 का 33%, 11,450 का ये यहाँ पर इसका आ जाएगा 11,450 का 33.3333%, क्या जाएगा सर 3,816.67, और 11,450 का 10%, क्या जाएगा 1,145। 11,450 प्लस 1,145 और 3,816.67,
याद आएगा 16,411.67, 16,411.67, 16,411.67 एंड डिवाइडेड बाई 150 कर दूंगा तो ये आ जाएगा रेट सीधा 109.41। और इस तरीके से आपका टोटल कर लो, ये आ गया मशीन आर। टू थर्टी नाइन पॉइंट 433.33, 116.67, 139.273, 109.41। क्या आ जाएगा सर आपका 1037.873। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताओ सर, समझ में आया? मशीन आर रेट समझ में आया आपको? मशीन आर रेट समझ में आया? ये क्लियर हो गया? अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़े। मुझे लगता है कि अब अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड भी समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, पर इतने में कर दूंगा मैं। और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई कर लेंगे, क्या कहते हो? करा देते हैं। अब लास्ट जो हमारा कंसेप्ट रह गया है वो है अंडर और ओवर। अगली क्लास भी होगी और अगली क्लास में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि ओवरहेड की क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। सर अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है? देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से जो मैंने क्लास के अंदर लिया था। सर हम फिर कहानी वही लेकर आते हैं कि हमने एक्चुअली में करा क्या, अभी तक हमने फिर से क्या करा। अभी हमने क्या करा, हमारे पास एलोकेशन करते हैं हम। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट खर्चों को जब एलोकेट करते हैं उसको एलोकेशन कहते हैं। जब डायरेक्ट खर्चों को हम बांट देते हैं, डायरेक्ट खर्चों को क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज, हम हमें पता चलता है कि भाई इसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल वेजेस कितने हैं और सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं। तो जब हम इस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, एलोकेट करते हैं, इसको एलोकेशन कहा जाता है। अब नाम भी सुन लो, डायरेक्ट खर्चों को बांटने को एलोकेशन कहा जाता है, इनडायरेक्ट खर्चे को बांटने को एब्जॉर्प्शन अपोर्शनमेंट कहा जाता है। दोनों में फर्क है। डायरेक्ट खर्चे को जब आप प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट बांटोगे तो एलोकेशन कहा जाएगा, और इनडायरेक्ट खर्चों को जब आप बांटते हो सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको अपोर्शन या एब्जॉर्ब कहा जाता है। ये हमारा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने क्या करा, सर्विस डिपार्टमेंट ने खर्चे लेकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाले, तो ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल ओवरहेड कितने हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन में टोटल ओवरहेड कितने हैं, इतना इतना इतना। तो हमने क्या करा, इसको रिकवरी रेट के अनुसार हमने इसको चार्ज कर लिया कि भाई हर एक यूनिट को बेचने पर या हर एक आर्क को चलाने पर इतना रुपए चार्ज करेंगे, जो हमने रिकवरी रेट में सीखा। अभी तक हमने ये किया था। अब इसके बाद कहानी समझो। कहानी ये है भाई, साल के शुरू में आप यूनिट बनाना चालू करते हैं। साल के शुरू में आप यूनिट बनाना चालू करते हैं और आप ये समझिए कि मैं यूनिट बनाऊंगा और बनाने के बाद उसको बेचूंगा तुरंत, क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, जो यूनिट मैंने बनाई उसका डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा पता चल जाएगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगे मुझे पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर यूनिट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होता है। बट इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे पता चलेगा, वो तो एंड में जाकर ही पता चलेगा कि टोटल ओवरहेड लेंगे, फिर वहां पर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनेगी और वहां पर हम बांट देंगे, वहां पर हम बांटेंगे। और वो बाद में होगा, क्योंकि जब सारे ओवरहेड इंकर्ड हो जाएंगे उसके बाद हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाकर प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और तब जाके रेट निकलता है। पर ऐसे में तो यार साल के एंड तक थोड़ी रुकूंगा मैं, मेरे को तो भैया पहले साल में जितनी यूनिट बनाऊंगा उतनी यूनिट बेचता हुआ चले जाऊंगा। अब क्या करूं, ओवरहेड तो कब आएंगे, ओवरहेड आएंगे साल के एंड में, क्योंकि ओवरहेड जो होते हैं वो आप टोटल ओवरहेड लोगे उसको आप बांटोगे, और ये साल के एंड का प्रोसीजर है। जब पूरे साल में जितने ओवरहेड खर्च होंगे तब पता चलेगा, तब हम उसको सेकेंडरी और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या मैं साल के शुरू में यूनिट ही ना बेचूं, सर बेचेंगे। तो होता यह है
कि आप क्योंकि साल के शुरू में यूनिट बनती चली जाती है और आप ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड तभी आ पाएंगे जब साल खत्म होगा, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल ओवरहेड कितना इंकर्ड हुए, है ना। साल खत्म होने पे पता चलेगा कि टोटल पूरे साल में कितने ओवरहेड इंकर्ड हुए। तो हम यहाँ तक नहीं वेट कर सकते, हमें यूनिट बनानी और बेचनी है क्योंकि हमें प्रॉफिट भी जनरेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि पूरे साल हमारे इतने ओवरहेड खर्च हो जाएंगे, तो हम एस्टिमेट बेसिस पर काम करते हैं। क्योंकि भैया देखो एक्चुअल तो तभी निकलेगा जब साल का एंड होगा, और साल के एंड तक मैं रुक नहीं सकता कि पहले मैं पूरे साल यूनिट बनाऊं और फिर अगले साल उसको बेचूं। अरे बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो। तो बनाओ और बेचो तभी हो पाएगा जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे किसी भी यूनिट की। अब मैं किसी भी यूनिट को बेचूंगा, टोटल कॉस्ट निकालूंगा, तो मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और मुझे चाहिए सर ओवरहेड। ओवरहेड लाओ, कहां से लाओगे? है ही नहीं आपके पास। ओवरहेड तो तब आएंगे जब एक्चुअल पूरा साल बीतेगा। तो इसलिए कंसेप्ट आया ये अंडर और ओवर, इसका कंसेप्ट ही इसीलिए आया अंडर ओवर का, कि भाई हम यहाँ पर ओवरहेड को एस्टिमेट करते हैं। जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा और कॉस्ट शीट बनाकर इस फिनिश यूनिट की मैं जो बना दी मैंने साल के शुरू में, उसकी मैं जब टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो ओवरहेड एक्चुअल नहीं होंगे, वो एस्टिमेटेड होंगे, बजटेड होंगे, अनुमानित होंगे। अनुमान लगाऊंगा कि भाई इतने ओवरहेड पूरे साल में खर्च हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल तो तब निकलेगा जब साल बीतेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने अनुमान लगा ली कि 1.5 लाख रुपए मेरे ओवरहेड खर्च हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपए ओवरहेड मेरे खर्च हो जाएंगे पूरे साल में, मैंने अनुमान लगाया और ये कॉस्ट में जोड़कर मैंने यूनिट बेच दी। मैंने 1.5 लाख रुपए टोटल ओवरहेड कॉस्ट मानते हुए यूनिट बेच दी। मैं बेचता हुआ आ रहा हूँ कि भाई पूरे साल में मेरे 1.5 लाख की ओवरहेड कॉस्ट आएगी, और इसके हिसाब से मैंने अपनी टोटल कॉस्ट में एड ऑन करा, ओवरहेड का टोटल खर्चा 1.5 लाख पर यूनिट कॉस्ट निकाली और बेचता हुआ जा रहा हूँ। अब जब एक्चुअली ओवरहेड आया साल के एंड में, पता चला कि अरे ओवरहेड तो यार 1.5 लाख से ज्यादा खर्च हो गए, ओवरहेड तो 1,70,000 खर्च हो गए। तो अब समझ में आया कि यार मैंने जो कस्टमर से यूनिट बेचकर जो ओवरहेड चार्ज किया वो तो टोटल 1.5 लाख ही चार्ज हुआ, और मेरे एक्चुअली में जो ओवरहेड है वो 1,70,000 गए। तो ऐसे में जब आपका एस्टिमेशन जो होता है वो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एक्चुअल नहीं हो पाती प्रॉपर, इस वजह से अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन आता है। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, पहले तो एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब समझो। उसका मतलब होता है हर एक यूनिट को बेचकर कितना पैसा आप रिकवर कर रहे हो कस्टमर से। तो जब आपने टोटल 1.5 लाख रुपए ओवरहेड कॉस्ट बांधी थी एस्टिमेशन, तो आपने इतना ही रिकवर करा होगा। इसका मतलब आपने हर एक यूनिट को बेचकर 1.5 लाख रुपए रिकवर कर लिया होगा, जबकि एक्चुअल ओवरहेड कितना आ गया? 1,70,000 आ गया, ज्यादा आ गया, आपकी एस्टिमेशन से ज्यादा आ गया। इसका मतलब मुझे बताओ आपने कम रिकवर करा या ज्यादा रिकवर कर लिया कस्टमर से? सर आपने 1.5 लाख रिकवर करा पर एक्चुअली ओवरहेड था 1,70,000 रुपए, तो हमने कम रिकवर करा। दैट्स कॉल्ड अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। आपने अपने कस्टमर से कम रिकवर करा ओवरहेड, जबकि एक्चुअल 1,70,000 है, आपने एस्टिमेशन 1.5 लाख लगाया, उतना ही रिकवर करा। इसका मतलब ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सोचो कि अगर ये 1,70,000 ना होकर 1,40,000 होता तो अब मैं कहता कि 1.5 लाख रिकवर करा, एक्चुअल ओवरहेड 1,40,000 ही आया। इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। आपने अपने कस्टमर से ज्यादा रिकवर कर लिए, एक्चुअली में तो 1,40,000 था पर आपने 1.5 लाख रिकवर कर लिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट इसलिए आता है क्योंकि हम ओवरहेड को जो टोटल कॉस्ट जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ओवरहेड को हम डालते हैं, वो एस्टिमेशन बेसिस पर डाल देते हैं, और एक्चुअल ओवरहेड साल के एंड में आता है। उनके कंपैरिजन से अंडर और ओवर रिकवरी आ जाती है। अंडर रिकवरी का मतलब आपने 1.5 लाख चार्ज करा पर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा आ गए थे तो आपने कम चार्ज करा। ओवर रिकवरी का मतलब आपने 1.5 लाख चार्ज करा पर एक्चुअल ओवरहेड कम थे, 1,40,000 थे, आपने ज्यादा चार्ज कर दिए, तो ओवर रिकवरी हो गई। समझ में आ गया कंसेप्ट? दिस इज कॉल्ड अंडर और ओवर रिकवरी। व्हेन द रिकवर्ड ओवरहेड, रिकवर्ड मतलब जो आपने रिकवर करा 1.5 लाख, अगर वो कम है, लेस देन है द एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड मान लो 1,70,000 है और रिकवर्ड है 1.5 लाख, तो क्या आएगा सर? अंडर रिकवर ओवरहेड आएगा। कि एक एक्चुअल में से रिकवर माइनस करो, एक्चुअल मतलब 1,70,000, रिकवर मतलब जो 1.5 लाख आपने रिकवर करा। और जब ओवर रिकवरी कब होगा? कि जब रिकवर्ड ओवरहेड जो 1.5 लाख है पर एक्चुअली 1,40,000 ही थे, तो रिकवर्ड ओवर रिकवरी हो जाएगी, आपने ज्यादा रिकवर कर लिया। अब दोस्तों ऐसे केस के अंदर सर यहाँ पर होता है कुछ आपके पास ट्रीटमेंट, कि जब भी आपके पास अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी होगा तो कुछ ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो हमें यूज करना होता है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये तीनों ट्रीटमेंट हमें यूज करनी पड़ेगी। 3 केस है। कहता है कि अगर अंडर और ओवर रिकवरी का कंसेप्ट आता है ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एबनॉर्मल रीजन, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। भाई देखो ये क्यों आया? सोचो अगर आपने जो एस्टिमेट किया होता, बजट बनाया होता, जो आपने बजट एस्टिमेट किया, वो अगर सही एस्टिमेशन किया होता, सही प्लानिंग से एस्टिमेट किया होता, तो अंडर और ओवर रिकवरी आती नहीं। आपने जो एस्टिमेशन करा वो गलत प्लानिंग की वजह से करा, मैनेजमेंट प्लानिंग की फॉल्ट की वजह से ये अंडर और ओवर रिकवरी आया।
या एबनॉर्मल रीजन की वजह से आया, तो ऐसे केस के अंदर सर आपको करना क्या है, अगर आपका अंडर रिकवरी आता है ड्यू टू मैनेजमेंट फॉल्ट और ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो ऐसे में वो हमारी वजह से हुआ है, मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, तो उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि आपने 1,70,000 पे रिकवर करने थे, एक्चुअल में वो था, पर आपने 1,50,000 से रिकवर करे तो 20 नहीं करने रिकवर, ये आपका लॉस माना जाएगा, उसको पीएनएल अकाउंट भेज दो। ये कस्टमर से आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फ्लॉल्ट प्लानिंग की वजह से हुआ है, कंपनी की मैनेजमेंट प्लानिंग की गलत वजह से, एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है। और अगर जब भी कोई एबनॉर्मल रीजन होता है, हमेशा कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर किया जाता है लॉस को। आपका एक्चुअल ओवरहेड अगर 1,40,000 है और आपने रिकवर करे 1,50,000, तो आपने ज्यादा रिकवर कर लिए, तो अब ये कस्टमर को वापस नहीं करोगे। जब लॉस आपका तो प्रॉफिट भी आपका, इस प्रॉफिट को भी आप कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड पर। तो अगर आपका जो अंडर रिकवरी हो रहा है या ओवर रिकवरी हो रहा है वो ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन या मैनेजमेंट फॉल्ट की वजह से, प्लानिंग की फॉल्ट की वजह से हुआ है, तो उस केस के अंदर आप उसको क्रेडिट या डेबिट करेंगे कहां पर, कॉस्टिंग पीरियड में। अगर आपका अंडर या ओवर रिकवरी ओवरहेड जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट पे है, बहुत ही छोटा अमाउंट पे, लेट्स सपोज कि आपने 1,70,000 रुपए का एक्चुअल ओवरहेड था, पर आपने कस्टमर से 1,69,000 रिकवर कर लिया। अब 1,000 रुपए में क्या रोना धोना है यार, डाल दो, लॉस मान लो, क्या दिक्कत है, कितना छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। 1,70 रिकवर कर लिया, 1,70 रिकवर करना था, 1,69,500 रिकवर कर चुके हो, 500 तो रह गया। अगर आपका छोटा अमाउंट है अंडर ओवर रिकवरी का, इसको भी कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर कर देना। लॉस होगा तो लॉस मान लेना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मान लेना, छोटे मोटे अमाउंट की बात करो, ठीक है जी। अब मेन कहानी आती है, व्हेन अंडर और ओवर रिकवर ओवरहेड अकर ड्यू टू जेन्युइन रीजन। जेन्युइन रीजन की वजह से हुआ, जेन्युइन रीजन जैसे कि प्राइस का बढ़ना। भाई मैंने तो अपनी प्लानिंग बहुत सही करी थी, आज की हिसाब से करी थी, मेरे को लगता था कि भाई इतना इन्फ्लेशन आएगा, उस हिसाब से मैंने सही प्लानिंग करी, पर एक्चुअली में प्राइस मेरे इन्फ्लेशन के हिसाब से ज्यादा बढ़ गया। मेरे को लगता है 10% इन्फ्लेशन आ सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर प्लानिंग हमेशा इन्फ्लेशन के साथ करनी चाहिए। आपको पता है फ्यूचर में महंगाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन मैंने ऐड करा, और मैं अपना एस्टिमेशन जो भी बजट ओवरहेड बनाया था, ये रिकवर जो भी एस्टिमेट करा था ओवरहेड, वो मैंने इन्फ्लेशन ऐड करते हुए करा था। पर महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा आ गए। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मैंने सोचा था भाई कम लगेंगे, पर ज्यादा लग गए, जिसकी वजह से ओवरहेड में डिफरेंस आ गया। दैट्स कॉल्ड जेन्युइन रीजन। आपकी कोई मैनेजमेंट फॉल्ट प्लानिंग नहीं था, आपने कोई गलत प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग बिल्कुल सही करी, इन्फ्लेशन भी ऐड करा, पर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो गए। जब महंगाई हुई नहीं, मैंने जो सोचा था इन्फ्लेशन वो उतना हुआ ही नहीं, कम हो गया, तो प्राइस गिर गए। तो प्राइस के बढ़ने से और घटने से भी कहीं ना कहीं ओवरहेड आया, जेन्युइन रीजन। अगर जेन्युइन रीजन की वजह, जेन्युइन रीजन मतलब प्राइस में फॉल और राइज होना की वजह, अगर ओवरहेड आता है अंडर और ओवर रिकवरी होता है, तो ऐसे केस के अंदर ट्रीटमेंट जो हो बिल्कुल अलग होगा। तो अगर प्राइस राइज होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो एक्चुअल ओवरहेड बढ़ जाएंगे, और आपने जो चार्ज करा वो कम हो गई, तो इसका मतलब अंडर रिकवरी हुई। और अगर प्राइस फॉल हुआ तो एक्चुअल ओवरहेड कम हो जाएंगे, प्राइस घट जाएगा तो एक्चुअल ओवरहेड कम हो जाएंगे, और रिकवर्ड ओवरहेड जो आपने रिकवर वो ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ ओवर रिकवरी हो जाए। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना होगा, सप्लीमेंट्री रेट से इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे केस के अंदर आपको सप्लीमेंट्री रेट से इसको ट्रीट करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट। और ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपने एक बार पढ़ा होगा चैप्टर इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग में, नॉन इंटीग्रल वाला अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, तो तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या कॉस्ट बुक कीपिंग वाला चैप्टर, ठीक है सर, तभी आएगा। तो सप्लीमेंट्री रेट से ट्रांसफर करना है। अब सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है। देन द अकाउंट ऑफ अंडर रिकवरी ओवरहेड डेबिटेड टू द, कहाँ डेबिट करेंगे, कहाँ डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में, और WIP कंट्रोल अकाउंट में। ये कहाँ पढ़ा था हमने, बताओ, रेगुलर क्लास में कहाँ पढ़ा था, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में पढ़ा था हमने। कहता है कि अगर आपके पास अंडर रिकवरी आया तो आपको एंट्री पास करनी होगी, इनको सबको डेबिट करना होगा, इन सबको डेबिट करना होगा। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और अगर आपकी ओवर रिकवरी है तो ऐसे केस के अंदर इन सबको क्रेडिट कर देना। ओवर रिकवरी में फायदा होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट क्रेडिट, WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। पर जो भी अमाउंट आप क्रेडिट करोगे वो सप्लीमेंट्री रेट होना चाहिए, तो इनका अमाउंट कैलकुलेट होगा वो सप्लीमेंट्री रेट के अनुसार कैलकुलेट होगा। कैसे, अंडर और ओवर रिकवर ओवरहेड लेना है और डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ले लेना है। कितना अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हुआ और डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ले लेना, उससे पर का निकल जाएगा, एक का निकल जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल इनके हिसाब से, इनकी रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। ये तो दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा जब एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। पर समझना ये टोटल आउटपुट कैसे निकालेगा। ये टोटल आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज जोड़नी है। पहला यूनिट कंप्लीटेड, जो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है वो, और जो WIP है।
अब WIP तो कंप्लीट नहीं हुई है ना, यहाँ तो हमें सारा कंप्लीट यूनिट से डिवाइड करना है दोस्त। यहाँ पर जो हमें डिवाइड करना है वो कंप्लीट यूनिट से डिवाइड करना है कि टोटल यूनिट जो आपकी कंप्लीट हुई है। अब कंप्लीट यूनिट जो है वो तो यूनिट कंप्लीट है वो तो आएगा ही, पर जो यूनिट कंप्लीट नहीं हुई, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको हम इक्विवेलेंट कंप्लीट मान लेंगे। लेट्स सपोज कि मान लेते हैं कि मेरी 500 यूनिट जो है अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो 500 यूनिट में आ गई वर्क इन प्रोग्रेस में, उसमें 90% काम हो चुका है, इसका मतलब 400 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 90% क्या होता है 500 का 450 यूनिट। मतलब हम WIP को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर कि अगर 500 यूनिट WIP में है और उसमें 90% काम हो चुका है, तो 90% काम अगर 450 यूनिट में हुआ था तो पूरी कंप्लीट हो जाती। तो हम क्या करेंगे, WIP यूनिट जो होगी उसको इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यह मैंने आपको सिखाया था कहां पर, ये मैंने आपको सिखाया था प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। कहां सिखाया था दोस्त, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सिखाया था, इक्विवेलेंट अप्रोच के अंदर। याद आ रहा तो अब ये सारी चीजें सिखाई हुई है, कोई चीज नहीं छोटी। जब रेगुलर क्लास होती है तब रेगुलर क्लास के अंदर हम ओवर और अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड छोड़ देते हैं, वहां पर हम डायरेक्टली पहले प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट करते हैं, फिर वापसी मैं दोबारा ये पढ़ाता हूँ, तब जाकर इसकी रियल होती है चीजें। ठीक है, तो टोटल आउटपुट कैसे निकालोगे, जो भी यूनिट आपने कंप्लीट करी वो तो कंप्लीटेड तो दे रखी होगी, और जो WIP है उसको कन्वर्ट करोगे इक्विवेलेंट पे। कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आपको सीधा और लिखा है ना, इक्विवेलेंट यूनिट और WIP ऑलरेडी डिस्कस इन प्रोसेस अकाउंट चैप्टर। क्या करना है, जो भी WIP यूनिट है उसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना, अभी के लिए समझ लो। जो भी WIP दे रखा है उसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल कर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट में निकल के आ जाए। लेट्स सपोज कि आपके पास WIP यूनिट है 500 यूनिट, ठीक है, ये 500 यूनिट है आपके पास WIP, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन 90% बोल देंगे। इसका मतलब है 500 यूनिट में अभी तक 90% काम हो चुका, तो यही 90% काम सीधा मल्टीप्लाई करो तो आएगा 450 यूनिट। इसका मतलब यही 90% काम अगर 450 यूनिट पे किया होता आज ये कंप्लीट हो जाती। जो 90% काम आपने 500 यूनिट पे करा वो भी WIP ना सारी की सारी, यही अगर इस पे किया होता तो ये पूरी कंप्लीट हो जाती। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट WIP का। तो 500 WIP 450 कंप्लीट यूनिट के बराबर है, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट WIP। दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा सर ये। और उसके बाद अमाउंट को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये देखो अमाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिटेड यूनिट कंप्लीट एंड सोल्ड, जितनी यूनिट आपने बेची, सुनो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट आप कंप्लीट और बेच चुके हो वो तो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, सप्लीमेंट्री रेट आपने ऊपर निकाल लिया। जो यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है पर बेची नहीं है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, वो जाएगा सप्लीमेंट्री रेट के मल्टीप्लाई करेंगे पे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। तो कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सी यूनिट जाएगी, जो यूनिट कंप्लीट भी हो गई और बिक भी गई है, यूनिट कंप्लीट एंड सोल्ड। जो यूनिट बिकी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, उसको सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई करा, इधर का अमाउंट आ जाएगा। एंड देन WIP कंट्रोल में जो इक्विवेलेंट यूनिट आपने निकाली थी उसको सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो WIP का अमाउंट आ जाएगा। जब ये तीनों का अमाउंट आ जाएगा तब जाकर आप एंट्री पास करेंगे और आपका खत्म हो जाएगा सप्लीमेंट्री रेट से। एंट्री पास क्या होगी कि भाई ये दोनों डेबिट करेंगे, तो अंडर ओवरमेंट में ये दोनों तीनों डेबिट करेंगे। ये कैसे निकालोगे, जो यूनिट कंप्लीट हो गई और बिक गई है उसको सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई करके, जो यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है उसको सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई करके, जो WIP है इक्विवेलेंट वो सप्लीमेंट्री रेट से, और यहाँ रहेगा टोटल अमाउंट। मतलब अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड जो भी होगा उसको इस तीनों में बांट देंगे, इन तीनों में बांट देंगे सप्लीमेंट्री रेट के अनुसार। और अगर ओवर रिकवरी होगा तो ओवर रिकवर ओवरहेड क्रेडिट डेबिट करके और इन तीनों में यहाँ पर बांट देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंड दिस इज योर फाइनल। इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे और इजी आपको समझ में आ जाए, और इजी समझ में आ जाए। एक फोर्थ केस भी है, कहता है व्हेन अंडर रिकवर और ओवर रिकवर और इज वन पीरियड एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर द अंडर। आपको लगता है इस पीरियड में अंडर रिकवरी हो गई और आपको लगता है फॉर फ्यूचर में अगले साल हमारा ओवर रिकवरी हो सकता है, तो इस अंडर रिकवरी को इस साल कुछ मत करो, अगले साल जब ओवर रिकवरी होगा तो वहां से उसको एडजस्ट कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर दो। दोबारा सुनो, अगर इस साल आपका अंडर रिकवर हो गया है और आपको लगता है कि अगले साल मेरा ओवर रिकवरी हो सकता है, तो जो अंडर रिकवरी है उसका ट्रीटमेंट इस साल कुछ मत करो, उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दो, और अगले साल जब ओवर होगा तो अंडर को एडजस्ट कर देना ओवर के साथ। ठीक है सर, यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। एंड अंडर और ओवर रिकवर ओवरहेड इज वन पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर बाय द ओवर एंड अंडर ओवरहेड ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, देन द अमाउंट ऑफ अंडर ओवर रिकवर्ड ओवरहेड इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। जरूरी नहीं है कि इस साल आपका अंडर रिकवरी हो सकता है इस साल ओवर रिकवरी हो जाए, ठीक है, तो अगले साल जब अंडर रिकवरी होगा तो उसको तब एडजस्ट कर देना, सीधी सी कहानी है। एंड आपका यहाँ पर ओवरहेड चैप्टर खत्म हो गया है, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब अगली कुछ क्लास में, जैसे कि आज कल की क्लास और परसों की क्लास, 2 क्लास अभी और लूंगा ओवरहेड की, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा दूंगा, एंड देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब जो चैप्टर है वो छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे।
अब ये चैप्टर छोटे-छोटे जल्दी-जल्दी हो जाएँगे, जो चैप्टर समय लगा वो इन्हीं में लगा। अब 1-1, 2-2 क्लास के अंदर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, आपके पास सर्विस कॉस्टिंग तो बड़ा है, समय लगेगा, पर ये सब छोटे-छोटे चैप्टर हैं जो जल्दी हो जाएँगे। उसके बाद लास्ट में मार्जिन स्टैंडर्ड बजट खत्म हो जाएगा कोर्स, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।